हेलो एवरीवन, आई एम मुस्कान। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो आप सभी बच्चों के लिए, जो भी बच्चे CSIR नेट, IIT जेम या गेट के प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सभी के लिए बहुत ही यूज़फुल और बेनिफिशियल होने वाली है। क्योंकि आज की वीडियो के अंदर हमारे पास स्पेशल गेस्ट होंगे सौम्यजीत मिश्रा, हु सिक्योर्ड AIR 19 इन CSIR नेट February 22 and AIR 26 in GATE 22. बोथ ऑफ दीज आर वेरी प्रेस्टिजियस एग्जामिनेशंस ऑफ आवर नेशन। जो भी बच्चे इन एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनको अच्छे से पता है कि इन दोनों एग्ज़ाम का लेवल कितना है। ठीक है, तो अगर आप MSc कर रहे हैं या आप मैथ्स की लाइन से हैं तो आपको इन दोनों एग्ज़ाम्स के बारे में बहुत अच्छे से पता होगा। ठीक है, तो आज की वीडियो के अंदर बेसिकली वो अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर कर रहे होंगे कि उन्होंने कहाँ कहाँ से तैयारी की, कौन कौन सी बुक्स रेफ़र की, कोचिंग ली, सेल्फ स्टडी की, कब से उन्होंने प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट की थी। प्रिपरेशन करते वक्त ऑनलाइन था सब कुछ, तो क्या कुछ डिस्ट्रैक्शंस आई या फिर फैमिली में जितनी भी प्रॉब्लम्स आई उन्हें किस तरीके से उन्होंने टैकल किया, उनका जैसे अटेम्प्ट कौन सा था, और अगर उन्होंने इससे पहले कोई अटेम्प्ट दिया है तो उसके अंदर क्या मिस्टेक्स की या क्या कुछ उन्हें अपने पिछले अटेम्प्ट से सीखने को मिला है। ठीक है, सारी ही बातें हम जान रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि उनकी BSc और MSc कहाँ से है, कौन सी यूनिवर्सिटी से है, और उन्होंने प्रिपरेशन कब स्टार्ट की थी और कोचिंग कहाँ से ली थी, अगर ली थी तो, अगर सेल्फ स्टडी की थी तो किस तरीके से सेल्फ स्टडी की थी। Hello everyone, and first of all thanks Muskan for having me. And I am Soumyajit Misra. I am from Puri, Odisha. I have done my undergrad and postgrad in mathematics from Ravenshaw University, Cuttack. And I have actually started my preparation when there was the pandemic time. When pandemic hit for the first time, मैंने 2020 अप्रैल में प्रिपरेशन स्टार्ट किया था, बिकॉज उस टाइम पे पैंडेमिक चल रहा था। तो आई थॉट इट इज़ अ गुड टाइम टू स्टार्ट, बिकॉज आई हैव मच टाइम इन माई हैंड, बिकॉज वहाँ उस टाइम पे लॉकडाउन था, क्लासेस नहीं होता था कॉलेज वगैरह की, तो मेरे को अच्छा टाइम मिलता था। तो इसलिए मैंने सोचा कि प्रिपरेशन स्टार्ट कर दूँ। देन आई जॉइंड ऑन अकेडमी and I started my preparation on April 2020. Okay, and after that I faced many difficulties, and that part also I'm going to share. तो क्या ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट ही था या इससे पहले भी आपने कोई अटेम्प्ट दिया था, नवंबर 22 वाला या गेट 21 वाला? और पिछले अटेम्प्ट से आपने क्या कुछ सीखा, क्या कुछ आपके पिछले अटेम्प्ट के अंदर मिस्टेक्स रही जिनको आपने इस वाले एग्ज़ाम के अंदर ध्यान देते हुए इस एग्ज़ाम की तैयारी के अंदर उन मिस्टेक्स को नहीं किया? और को क्या कुछ फेजेस थे कि किसी भी सब्जेक्ट को जब आपने प्रिपेयर किया तो क्या कुछ फेजेस हैं कि स्टार्टिंग के अंदर अगर हम थ्योरी करते हैं तो हमें ऐसे लगता है कि हाँ अभी हमसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे, तो क्या वो आपके साथ भी हुआ था या वो हर स्टूडेंट के साथ होता है या फिर स्टार्टिंग में ही आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे थे? Okay, my first attempt was the June 2020 exam, which was held on November month due to the pandemic. And in that attempt मैंने एक चीज़ रियलाइज़ किया कि मेरा कॉन्सेप्ट और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, थोड़ा सा वीक था। क्योंकि मतलब टू बी ऑनेस्ट, इफ़ यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग इट टेक्स एटलीस्ट 6 months टू बिकम ए प्रॉब्लम सॉल्वर। तब तक आप लर्निंग फेज में होते हो उन 6 महीने के अंदर। 6 महीने के बाद आप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आपकी धीरे धीरे डेवलप होती है, बशर्ते आप मतलब जी जान लगा के मेहनत कर रहे हो। तो फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग के बाद नेचुरली उसका भी 2-3 फेजेस होता है। मतलब आपने अभी अभी शुरू किया है प्रॉब्लम सॉल्विंग, सो आपका थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम, मतलब आप जो क्वेश्चन है न्यूमेरिकल्स वगैरह या फिर जो भी थियोरेटिकल क्वेश्चन है, आपको आपसे थोड़ा थोड़ा बनने लगेंगे। सो दैट इज़ योर फर्स्ट सक्सेस। ऐसा नहीं है कि ये मतलब थोड़ा थोड़ा बनेंगे तो कुछ भी नहीं है, दिस इज़ योर फर्स्ट सक्सेस, बिकॉज आप लर्निंग फेज से उभर के और प्रॉब्लम सॉल्विंग फेज पे आ चुके हो। ठीक है, फिर उसके बाद 2-3 फेजेस और भी हैं। जैसे जैसे आप धीरे धीरे प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करते जाओगे तो आपका ग्रेजुअली वो चीज़ डेवलप होता जाएगा। सो तो मिस्टेक बस यही था कि फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको एक्सपीरियंस नहीं होता कि एग्ज़ाम में पेपर कितना होता है, आपके ऊपर टाइम का प्रेशर बन जाता है, स्ट्रैटेजिकल इश्यूज रह जाते हैं, कॉन्सेप्ट में दिक्कत रह जाता है। तो वो जनरली होता है फर्स्ट अटेम्प्ट में। मेरा भी कुछ इस तरह से प्रॉब्लम हो गया था फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो जब नेट का मेरा नवंबर वाला एग्ज़ाम में जब मेरा फेलियर हुआ था, आई सिक्योर्ड ओनली 70 मार्क्स आउट ऑफ 200।
सो आई एम बेसिकली फ्रॉम जनरल कैटेगरी, तो कुछ भी नहीं था वो, मतलब पूरा फेलुअर ही था। तो उसके बाद मैंने फिर मुझे पता चल गया कि मेरा कहाँ कहाँ पर लैग हो रहे थे चीज़ें, क्योंकि मैंने अच्छी तरह से प्रिपेयर करके दिया था एग्ज़ाम। तो उसके बाद मेरे को पता चल गया कि अब कौन कौन सी चीज़ें इम्प्रूव करना है, क्या क्या और एक्स्ट्रा मुझे पढ़ना है। एक एक्सपीरियंस हो गया, एक फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस हो गया, क्योंकि यही होता है फर्स्ट अटेम्प्ट का। क्योंकि हमेशा ऐसा नहीं है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में हर कोई क्रैक कर ले। करते हैं लोग, ऐसा नहीं कि नहीं करते, लेकिन ज़्यादातर नहीं कर पाते। लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो आपको एक इंसाइट देगा, एक एक्सपीरियंस देगा कि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, दैट विल हेल्प यू इन फ्यूचर। जैसे कि मेरे को हेल्प किया इसने कि मैंने गेट 2021 में ऑल इंडिया रैंक 481 सिक्योर किया था, बिकॉज मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में नेट में उतना ज़्यादा नहीं कर पाया था। तो मेरे को पता चल गया था कि अब क्या क्या करना है। तो मैंने बेसिकली उन सारी चीज़ों पे फोकस किया, कॉन्सेप्ट्स पे और प्रॉब्लम सॉल्विंग पे और ज़्यादा फोकस किया। तो गेट 2021 में मेरा 481 रैंक हो गया था फिर इसके बाद। इसके बाद हम ये जानना चाहेंगे कि मान लीजिए कोई भी सब्जेक्ट है, जैसे रियल एनालिसिस और लीनियर अलजेब्रा, तो किसी भी सब्जेक्ट को आप कैसे प्रिपेयर करते थे कि पूरा सब्जेक्ट करके उसके बाद उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या क्वेश्चन की प्रैक्टिस, या कुछ टॉपिक वाइज उनकी प्रिपरेशन करनी, जैसे एक टॉपिक कर लिया उसके बाद उसकी प्रैक्टिस, उसके क्वेश्चंस और उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते थे। और साथ में हमारे एस्पिरेंट्स को ये भी बताइए कि जैसे CSIR या गेट का जो सिलेबस है वो क्योंकि बहुत ही ज़्यादा वास्ट है, तो इसकी तैयारी करते करते, क्योंकि एक बहुत लंबा डेडिकेटेड टाइम चाहिए इसके लिए, ठीक है, तो काफ़ी बार बच्चा डिमोटिवेटेड फील करता है या काफ़ी उसके माइंड के अंदर डिस्ट्रैक्शंस आती है, तो उस चीज़ के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? तो जो भी लोग अभी आगे की देख रहे हैं, CSR नेट या फिर गेट या फिर एनी एंट्रेंस D4 NBHM जो भी देख रहे हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विश देम बेस्ट ऑफ लक। और वो ज़रूर से अपना ड्रीम अचीव करें। और मैसेज मेरा बस इतना रहेगा कि जब मतलब आप प्रिपरेशन शुरू कर रहे हो, सबसे अच्छा मेथड पता है क्या है? कि आप पहले उस एग्ज़ाम की सिलेबस डाउनलोड करो कि एग्ज़ाम पूछा क्या जाता है, ठीक है। तो जैसे कि आपने सिलेबस डाउनलोड कर लिया आपने, और सिलेबस की लाइन बाय लाइन आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, जहाँ से जैसे तैसे हो। वो आपको मतलब बहुत सीरियसली लेना पड़ेगा, क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चंस आ सकता है। तो सिलेबस एक बार आप डाउनलोड करने के बाद आपका नेक्स्ट टारगेट रहता है कि स्मॉल टारगेट बनाना, कि छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक करना। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने रियल एनालिसिस उठाया, ठीक है, तो रियल एनालिसिस में बहुत सारे टॉपिक्स है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अभी पढ़ रहा हूँ कि लिमिट मतलब पॉइंट से टोपोलॉजी, काउंटेबिलिटी, अनकाउंटेबिलिटी, ये एक छोटा सा टॉपिक मैंने पिक कर लिया। तो इस टॉपिक पे मेरा काम क्या रहेगा कि मैं इसका थ्योरी अच्छे से पढ़ूंगा, इस पे थ्योरी को कैसे अप्लाई करते हैं, बेसिक बेसिक एग्जाम्पल सॉल्व करूंगा। फिर इसके ऊपर आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वो तो इंटरनेट में आपको मिल जाएगा कहीं से भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में लगाऊंगा। तो क्या हुआ, इन तीनों चीज़ों से मेरा पॉइंट से टोपोलॉजी और काउंटेबिलिटी, अनकाउंटेबिलिटी, ये चीज़ अच्छे से हो गया। अब क्या होता है कि लोग क्या करते हैं कि रियल एनालिसिस पूरा पढ़ लेते हैं, थ्योरी फिर प्रॉब्लम करने बैठते हैं। तो उसमें क्या होता है कि पीछे वाला आपका छूट जाता है जो आपने शुरू किया था प्रिपरेशन करते टाइम। तो ऐसा नहीं करना है, छोटे छोटे टॉपिक्स में आपको ब्रेक करके पढ़ना है। ये हर एक टॉपिक के लिए मैंने एक रियल एनालिसिस एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता दिया, और मैं यही करता था, तो आपको उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। फिर उसके बाद आता है कि आपको मतलब एक कॉन्टिन्यूसली मोटिवेटेड रहना चाहिए। जैसे मैंने आपको बोला कि आप हमेशा ये सोचना जब भी आपको डीमोटिवेटिंग लगे कि मैं इस फील्ड में आया क्यों था, मैं प्रिपेयर करने आया क्यों था। तो वो सोच के आपको थोड़ा सा इमेजिनेशन करना पड़ेगा, आपकी आगे की ड्रीम्स, आपको एक अच्छी इमेज आपकी बनानी पड़ेगी दिमाग में कि हाँ यार यार आगे इतना सब कुछ हो जाएगा मेरे लाइफ में, तो अभी मेहनत करते हैं, अभी मेहनत करने का टाइम है। सो दिस इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो जैसा कि आपने बताया कि आपने 2020 से ही अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दिया था, तो मैं ये जानना चाहूँगी कि कितने घंटे आप स्टार्टिंग के अंदर पढ़ते थे, यानी कि जब आप अपना सिलेबस कवर कर रहे थे तो कितने आवर्स डेडिकेटेडली देते थे, और उसके बाद जब एक बार पूरा सिलेबस हो गया तो कितने आवर्स आपने डेडिकेटेडली उस चीज़ को दिए हैं प्रिपरेशन करते वक्त? तो जब मैंने पहली बार प्रिपरेशन शुरू किया था, बिल्कुल जीरो से ही शुरू किया था मैंने, तब मैं पढ़ता था लगभग 8 से 10 घंटा। क्योंकि वो फेज एक ऐसा इम्पोर्टेंट फेज होता है, आपको कॉन्सेप्ट जानना पड़ता है, आप बिल्कुल नए हो तो आपको ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, तभी आपका जल्द से जल्द चीज़ें ख़त्म होगी। क्योंकि आपको पहले कॉन्सेप्ट्स अच्छे से जानना है, फिर आप प्रॉब्लम्स वगैरह सॉल्व करेंगे। तो उस टाइम पे मैं 8 से 10 घंटा पढ़ता था।
फिर जब गेट एक बार क्रैक हो गया या फिर कुछ एक मेरे को एक्सपीरियंस हो गया, ये सबको हो जाता है एक आध बार एग्ज़ाम देने के बाद, तो फिर मैंने ज़्यादा टाइम मतलब पढ़ने की मेरे को उतना ज़्यादा नीड नहीं थी। तो मेरा सिर्फ 4 से 6 घंटे के अंदर अंदर एवरेज ऑन एन एवरेज टाइम हो जाता था, कभी कभी 3 से 5 घंटे भी हो जाता था। तो मान के चलिए कि 3 से 5 घंटा फिर मैं बाद में पढ़ता था, जब मेरे को एक एक्सपीरियंस हो गया था कि एक बार क्वालिफाई हो चुका है तो कैसे पढ़ना है, तो उसके बाद आप कंफर्टेबल हो जाते हो बहुत ज़्यादा। तो 3 से 5 घंटे पढ़ता था उस टाइम पे। तो जैसे कि सभी की लाइफ में कोई गाइड करने वाला होता है, कोई मेंटर होते हैं या कोई टीचर्स भी हो सकते हैं वो मेंटर्स या जो गाइड कर रहे हैं उन्हें। तो आपके लाइफ के अंदर कौन वो मेंटर्स रहे थे या किन टीचर्स ने आपको गाइड किया? कोई सीनियर, कोई फ्रेंड्स, किन से आप मतलब मोटिवेटेड रहते थे बात करके? जब मैं नया था स्टार्टिंग में, मैंने डिसाइड किया कि अब प्रिपेयर करना है CSA नेट या फिर गेट के लिए, तो मैंने कोचिंग लेना शुरू किया था ऑन अकेडमी से। तो वहाँ पर मैंने को हेल्प मिला था बहुत ज़्यादा। मैं अपने गुरुओं का नाम भी लेना चाहूँगा यहाँ पर। पहले मैंने रवि सर से पढ़ना शुरू किया था, रवि मित्तल सर, हम ऑन अकेडमी से बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। बेसिकली अगर आप एब्सोल्यूट बिगिनर हो तो आप रवि सर के क्लासेस से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। फिर मैंने राजेंद्र राजपुरे सर के क्लासेस लगाई, वो सर भी बहुत इक्वली अच्छे पढ़ाते हैं। और वो तो मतलब उनके क्लासेस करने के बाद मेरा थिंकिंग प्रोसेस ही चेंज हो गया। मैं got the best approach in almost every problem. He basically taught us pure mathematics, but pure mathematics में इतना महारत उन्हें हासिल था कि मतलब मेरा सॉल्वेबिलिटी ही चेंज हो गया, प्रॉब्लम के प्रति अप्रोच ही चेंज हो गया। सो दैट हेल्प मी ए लॉट। एंड आफ्टर क्रैकिंग गेट फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई फर्स्ट अटेम्प्ट, तो फिर मेरे को फिर अब पता चल गया कि क्या क्या है और क्या क्या मैं और इम्प्रूव कर सकता हूँ और अच्छे से। ठीक है, तो फिर मैंने सेल्फ स्टडी बेसिकली किया, एडवांस्ड प्रिपरेशन अपना शुरू कर दिया। मेंटरशिप और गाइडेंस हर एक आदमी के लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। मेरे मेंटर्स थे जब मैं प्रिपेयर करना शुरू किया था, वो थे रवि सर। उन्होंने बेसिक लेवल में मुझे बहुत अच्छे से गाइड किया है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स मेरा टैकल किया। उनके साथ पर्सनली बातें भी होती थी और ही यूज्ड टू सॉल्व माई प्रॉब्लम्स अपार्ट फ्रॉम मैथमेटिक्स। ही सॉल्व माई रियल लाइफ प्रॉब्लम्स आल्सो। तो उनसे बातें होती थी। और फिर राजेंद्र सर आने के बाद तो जैसे कि मैंने बोला कि आपको मेरा सोचने का तरीका और सब कुछ चेंज हो गया और मैं मतलब इमीडिएटली बहुत ज़्यादा स्पीड से कन्वर्ज कर गया JRF और गेट की एक अच्छी रैंक की तरफ। तो राजेंद्र सर से पर्सनली बातें होती थी और सर के से भी बहुत ही अच्छा गाइडेंस मिलता था मेरे को। तो गाइडेंस और मेंटरशिप लाइफ में बहुत ही मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है। इसके अलावा क्या कुछ आपका कोई सीनियर या मेंटर या इस तरीके से भी कोई फ्रेंड्स के अंदर भी था जिससे बात करके आप हमेशा मोटिवेटेड रहते थे या जिन्होंने आपको प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा गाइड किया हो? और फिर जब मैंने गेट का एग्ज़ाम दिया था 2021 में और मेरा रैंक आया था ऑल 481, तो उसके बाद मेरे को पता चल गया था कि अब कैसे क्या पढ़ना है। तो उस टाइम पे मेरे लाइफ में मतलब एक मैं प्रॉब्लम सॉल्विंग करने के लिए बेसिकली बहुत सारे ग्रुप्स ज्वाइन करता था। ये भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो मुझे एक भैया मिले थे ऑनलाइन, मतलब ऐसे नंबर से एक्सचेंज हुआ था। मैं उसको उनको उस टाइम तक पर्सनली नहीं जानता था। तो वो मेरे को एक्चुअली एक प्रॉब्लम सॉल्विंग ग्रुप के लिए डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में ज्वाइन किया था। तो वहाँ पर वो मुझे मिले थे और उनका कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, उनका सॉल्वेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। तो फिर मैंने उनसे पर्सनली बात करना स्टार्ट कर दिया और वो भी मतलब बहुत ही अच्छे इंसान थे। तो इसीलिए उन्होंने मेरे को जेन्युइनली गाइड किया। और फिर जो मैं सेल्फ स्टडी किया आफ्टर क्रैकिंग गेट इन फर्स्ट अटेम्प्ट, जो अभी इस साल के जो रैंक्स हैं वो बेसिकली सेल्फ स्टडी से मेरा हुआ था और उनके अंडर गाइडेंस के अंडर हुआ था मेरा। तो वो है राहुल तिवारी भैया। और ही वॉज डूइंग हिज MSc इन IIT कानपुर एंड नाउ ही इज़ डूइंग हिज MTech इन IIT मद्रास। सो बहुत ही अच्छा नॉलेज है उनका। तो उन्होंने मेरे लाइफ में बहुत ही अच्छे से मेरे को गाइड किया था। मुझे याद है वो सारी बातें कि जब मैं मतलब डिप्रेस्ड होता था उनसे बात कर लेता था, वो मतलब मेरे को मोटिवेट कर देते थे। क्योंकि हर एक के लाइफ में डिप्रेशंस आता है, मतलब एक लैक ऑफ मोटिवेशन आता है। उसको डिप्रेशन नहीं बोलेंगे, लैक ऑफ मोटिवेशन बोलेंगे कि कभी कभी डिमोटिवेटेड फील होता है। तो वो सॉल्व कर देते थे और मेरा जो क्वेश्चंस वगैरह नहीं होता था मैं भी उन्हें पर्सनली भेजता था।
और उनका आईआईटी में मतलब इतना स्ट्रॉन्ग करिकुलम होने के बावजूद भी उनका जितना टाइम मिलता था उनको फ्री टाइम, उससे वो निकाल के मेरे को मतलब पर्सनली मेरे क्वेश्चंस को सॉल्व करते थे। तो उनके लिए मैं बहुत ज़्यादा मतलब आई एम वेरी ग्रेटफुल टू हिम, बिकॉज आज के रैंक मेरा जो रैंक है, मेरा जो सक्सेस है, उसके पीछे बहुत बड़ा हाथ है राहुल भैया का। तो बहुत मतलब मैं और नहीं बता पाऊँगा इसके आगे, क्योंकि ये एक महसूस करने वाली बात होती है कि लाइफ में गाइडेंस और मेंटर से ये दोनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जस्ट लाइक हिज मेंटर, ही खुद भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं, बहुत ही ज़्यादा हेल्प करते हैं बच्चों की। किसी को भी किसी भी प्रॉब्लम के अंदर डाउट हो, कोई क्वेश्चन ना हो रहा हो सॉल्व, तो हमेशा ये उनकी हेल्प करते हैं। अगर आपको भी इस वीडियो के रिगार्डिंग पूरा जो इन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हैं उसके रिगार्डिंग आपको भी अगर कोई डाउट हो, रेलिवेंट डाउट हो, तो वो आप कमेंट्स के अंदर शेयर कर सकते हैं। अगर इनको रेलिवेंट लगेगा कि हाँ प्रिपरेशन के रिगार्डिंग ही है कुछ, तो ज़रूर ये आपका उसके अंदर रिप्लाई करेंगे, ठीक है। मुझे तब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जैसे आपका सोर्स ऑफ मोटिवेशन क्या था पूरी तैयारी करते हुए, और किसी भी स्टूडेंट को मोटिवेटेड कैसे रहना चाहिए, क्योंकि 2 साल आपने जैसे प्रिपरेशन की है, तो इस बीच के अंदर जो भी आपकी फैमिली में प्रॉब्लम्स आई, डिस्ट्रैक्शंस आई, उन सभी को आपने कैसे टैकल किया? जब हम प्रिपरेशन के फेज़ में होते हैं तो बहुत सारी डीमोटिवेशंस आते हैं। उनमें से एक है कि यार बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, या फिर ये क्वेश्चन नहीं हो रहा, वो क्वेश्चन नहीं हो रहा, या फिर लाइफ में और भी प्रॉब्लम्स है, सबके घर में प्रॉब्लम्स चलती है, खुद की पर्सनल लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चलती हैं। तो उनके लिए आपको पेशेंस लेना पड़ेगा, क्योंकि ये एक ऐसा प्रिपरेशन है गेट और नेट का जो कि कम से कम 6 महीना आपसे डिमांड करेगा कि एक फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस आपको लगे कि हाँ ऐसा ऐसा होता है। फिर वो मतलब 6 महीना आप कंसेप्ट जानने में आपको लग जाएगा, मतलब मेरे को लगा था। तो एक मतलब धैर्य का बात है, एक पेशेंस का बात है, और फिर कॉन्सेप्ट्स बिल्डअप होगा तभी तो हम प्रॉब्लम्स पे सॉल्व करेंगे। तो जब पढ़ रहे होते हैं तो फ्रीली पढ़ने की कोशिश करना चाहिए, ना कि बहुत ज़्यादा बर्डन दिमाग में लिए हुए कि यार अब पढ़ रहा हूँ, क्वेश्चंस तो नहीं हो रहे, क्या फ़ायदा इस पढ़ने का। नहीं, पढ़ना बहुत ज़रूरी है। स्मॉल स्मॉल स्टेप अगर जब आप लेके चल रहे हो तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कॉन्सेप्ट आपका सही रहेगा तभी कल आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में आसानी होगी, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो मेरा जो डीमोटिवेशन आता था, तो मतलब जो प्रिपरेशन के दौरान में जो डीमोटिवेशन आता था वो मैं ऐसे ही टैकल करता था कि छोटे छोटे स्टेप्स लेके धीरे धीरे पढ़ता था आराम से, बहुत ज़्यादा लोड नहीं लेता था। तो यही करना चाहिए सबको। और सबसे अच्छा है जो आपका मोटिवेशन को एकदम मतलब 1 सेकंड में कम कर सकता है, वो है कि आप मतलब उस टाइम पे इमेजिन करो कि आप क्यों आए हो इस प्रिपरेशन लाइन में, आपको क्या करना है, बेसिकली क्या सोचे थे आप अपने लाइफ में एम, जो कि आप इस सीएसआर नेट या फिर गेट या फिर ये कोई भी एग्ज़ाम में आपको हेल्प करेगा। ये थॉट्स कि क्यों आए थे आप, क्यों स्टार्ट किया था। जैसे किसी को आईआईटी जाना है तो भाई क्यों जाना है उसमें, तो उसको इमेजिन करना चाहिए कि आईआईटी में वो है और ऐसे नए नए पीपुल से वो जुड़ रहा है, बहुत सारा अच्छा बॉन्डिंग बन रहा है, उसका नॉलेज बहुत अच्छा बन रहा है। तो वो जो आगे का लाइफ अगर वो इमेजिन करेगा ना, तो जो डीमोटिवेशन वो इंस्टेंट ख़त्म हो जाएगा, मैं ये गारंटी देता हूँ। तो ये जो सपना है उसको देखते रहना पड़ेगा आपको, और डीमोटिवेशंस आते हैं लेकिन धैर्य से काम लेना पड़ेगा। तो ये इन्होंने काफ़ी अच्छी बात शेयर की कि हमें छोटे छोटे स्टेप्स के ऊपर ध्यान देना चाहिए। लॉली डेस्कल एक राइटर रहे हैं, उनकी भी ये बहुत फेमस लाइन है, सक्सेस इज अ जर्नी ऑफ काउंटलेस बेबी स्टेप्स। छोटे छोटे स्टेप लीजिए, अपने आप जो आपका गोल है वो अपने आप ही अचीव हो जाएगा। अगर आप सोचेंगे कि इतना बड़ा हमारा सिलेबस है, कैसे कंप्लीट होगा, कैसे होगा, 6 महीने के बाद एग्ज़ाम है, तो उसमें आप खुद को ही बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटेड फील करा रहे हो। तो आपको यही देखना है कि हमारा छोटा सा टारगेट क्या है, ठीक है, तभी आप अपने गोल्स को बहुत जल्दी अचीव कर पाओगे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, या आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से की थी, और आप कितना इम्पोर्टेंट मानते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की इम्पोर्टेंस है इन दोनों एग्ज़ाम्स के अंदर? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। वो आपको एक इंसाइट देता है, एक ओवरव्यू देता है कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में। वो क्वेश्चंस रिपीट नहीं होंगे, जाहिर सी बात है, लेकिन आपको एक इंसाइट, एक एक्सपीरियंस मिलेगा कि हाँ यार इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चंस ऐसे आते हैं। तो जब आप मतलब आपने पढ़ लिया और जैसे तैसे आपका प्रिपरेशन अच्छा चल रहा है, आप क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व कर रहे हो, तो जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे फिर आप मूव करोगे और वो क्वेश्चंस जब बनने लग जाएंगे आपसे,
तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बूस्ट होगा। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर इक्वली इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। मतलब इसको लेकिन आपको प्रिपरेशन स्टेज के बाद बनाना पड़ेगा। आपको पहले नॉलेज वगैरह अच्छा होना चाहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने से पहले। तो फिर आपको एक ओवरव्यू, एक आइडिया मिल जाएगा, एक इंसाइट मिल जाएगा कि इस एग्ज़ाम में बेसिकली पूछते कैसे हैं। फिर आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। और सारा एग्ज़ाम क्रैक करने का मामला बस कॉन्फिडेंस की है, क्योंकि प्रिपरेशन हर किसी का, मतलब मैं सोचता हूँ ऐसा कि सब लोगों की प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। तो पहले मैं CSR नेट के अकॉर्डिंग जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी बुक्स बता दूंगा, फिर गेट की बुक्स बता दूंगा गेट के अकॉर्डिंग, क्योंकि गेट में सिलेबस के कंटेंट थोड़ा सा ज़्यादा रहता है CSR नेट से। मतलब थोड़ा सा नहीं, ऐसा बोल सकते हैं कि हाँ ठीक ठाक ज़्यादा रहता है, तो उसके लिए थोड़ा सा अलग लेवल प्रिपरेशन है। तो CSR नेट के लिए रियल एनालिसिस के लिए आपको SK मापा की बुक फॉलो करनी चाहिए। SK मापा बेसिकली हो जाते हैं वहाँ से। और फिर जैसे फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल, कुछ कुछ टॉपिक अलग है, फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स और यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ फंक्शंस। तो इन सब के लिए आप SC मौलिक एंड सविता रोहरा की बुक्स को फॉलो कर सकते हो। ये हो गया रियल एनालिसिस की बात। लीनियर अलजेब्रा में दो ही बुक इक्वली अच्छे हैं, मैं इनमें से नहीं बता सकता कि कौन सा ज़्यादा बेहतर है, कौन सा कम बेहतर है। तो वो दोनों बुक से एक है फ्रेडवर्क का बुक आता है, आप वो सर्च करके देख लेना। और दूसरा बुक है होफमैन रे पुंजे। ये दोनों बुक्स बहुत ही अच्छी बुक्स है, फंडामेंटल बुक्स है। और इनमें से ये गेट के लिए भी है लीनियर अलजेब्रा में, तो ये भी अच्छी बुक है। और फिर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में पोर्नुसामी बुक इज़ वेरी गुड, मतलब बहुत अच्छा वहाँ पर दिया रहता है पोर्नुसामी बुक में। फिर मॉडर्न अलजेब्रा हो गया। मॉडर्न अलजेब्रा में तो हमारे पास सबको पता है जोसेफ ए गाल्लियन बुक है, वो बहुत ही फंडामेंटल बुक है। उस बुक से आप कर सकते हैं बेसिकली अपना प्रिपरेशन। और डॉमिट फुटे थोड़ा सा एडवांस्ड बुक है, लेकिन पढ़ना चाहिए अगर आपको मतलब क्रेज है मॉडर्न अलजेब्रा में। तो डॉमिट एंड फुटे यू शुड डेफिनेटली स्टडी वंस इन लाइफ। तो ये सब तो थे हमारे पास प्योर मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट। इसके बाद हम जानना चाहेंगे कि अप्लाइड मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट्स कहाँ से किए थे। और ये जो सारी बुक्स ये बता रहे हैं, ये सब आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे, इनके राइटर्स के नाम। देन इसके बाद आता है अप्लाइड मैथमेटिक्स। अप्लाइड मैथमेटिक्स में OD और PD दोनों के लिए एक बेहतरीन बुक है, वो है MT रायसिंघानिया की ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की बुक। वो दो वर्जन में आते हैं, एक होता है उसका नॉर्मल लेवल और उसका होता है एक एडवांस्ड। तो दोनों ही बुक से आपको पूरा नेट और गेट की कंटेंट मिल जाएगी बुक्स वगैरह की। तो और उस बुक्स में सबसे खास बात यह है कि उसमें एग्जाम्पल से अपने आप में एक फार्मूला होता है। तो मतलब उस बुक का मतलब कोई भी लाइन आप छोड़ नहीं सकते। बाकी बुक्स में क्या होता है कि फार्मूला को इम्प्लीमेंट करके एग्जाम्पल में क्वेश्चन सॉल्व कराता है, लेकिन इस बुक में फार्मूलाज भी कैसे डिराइव होते हैं वो बाई एग्जाम्पल्स बताए हैं। तो ईच एंड एवरी लाइन इज इम्पोर्टेंट ऑफ दिस बुक, मैं यही बोलूँगा। ये तो हो गया मतलब नेट के अकॉर्डिंग। हाँ, और IECO भी जो होता है इंटीग्रल इक्वेशन कैलकुलस वेरिएशन, ये आप कोई भी हैंडबुक से पढ़ सकते हो जो आपके MSc में रिकमेंड किया गया था। इसको ये बहुत ज़्यादा उसका वेटेज नहीं रहता नेट और गेट में, हाँ, लेकिन पढ़ना चाहिए, ये बात है। और ये पढ़ सकते हो। और गेट के लिए जैसे कि थोड़ा सा अलग अलग टॉपिक्स हैं, जैसे कि मतलब नेट में भी है लेकिन गेट में उसका थोड़ा सा जो रोल ज़्यादा रहता है वो होता है जैसे कि न्यूमेरिकल एनालिसिस और हो गया LPP। तो न्यूमेरिकल एनालिसिस के लिए बुक्स वही एक अच्छा बुक है IIT दिल्ली की प्रोफेसर के द्वारा लिखा हुआ, प्रोफेसर SR के नगर। और उस बुक का नाम है जैन नगर जैन, मतलब उस ऑथर बुक के ऑथर का नाम है। तो वो वाली बुक फॉलो कर सकते हैं, जैन नगर जैन बुक बहुत अच्छी बुक है, बहुत ही शानदार बुक है। मतलब जितना कंटेंट है उससे अधिक नहीं आएगा मेरे ख्याल से। सो नेट और गेट में और भी चीज़ें आती है जैसे कि न्यूमेरिकल एनालिसिस LPP, तो इनके लिए अच्छी बुक है। एक बुक है न्यूमेरिकल एनालिसिस के लिए बुक जैन नगर जैन, उनके ऑथर का नाम है, वो बुक आप रेफर कर सकते हैं। अच्छी बुक है, बहुत ही अच्छी बुक है। उससे ज़्यादा कंटेंट शायद एग्ज़ाम में ना, मतलब शायद ही आए एग्ज़ाम में, तो उससे हो जाता है जनरली काम। मेरा तो मतलब उसी से हुआ था। फिर LPP के लिए आप कोई भी हैंडबुक पिक कर सकते हैं जो कि आपके MSc और BSc में रिकमेंडेड था, तो उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और टॉपोलॉजी मैट्रिक्स स्पेसिस के लिए भी बुक्स मैं बता देता हूँ, क्योंकि वो भी गेट के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अपार्ट फ्रॉम नेट में आपका इतना जो 6 टॉपिक मैंने बताया उनसे काम हो जाएगा। रियल, लीनियर, कॉम्प्लेक्स, मॉडर्न और OD PD, इनसे मेजरली काम हो जाएगा।
लेकिन गेट के लिए टोपोलॉजी और मैट्रिक स्पेसेस आप पढ़ के जा रहे हो तो आपका अपर हैंड है इसमें, ठीक है। तो टोपोलॉजी और मैट्रिक स्पेस के लिए बुक है, पहले मैट्रिक स्पेसेस में बता देता हूँ। टोपोलॉजी और मैट्रिक स्पेसेस बाय एस कुमारस्वामी बुक, दैट बुक इज़ वेरी मतलब बहुत ही ज़्यादा उम्दा बुक है, तो उस बुक को आप ले सकते हो। और टोपोलॉजी के लिए जेम्स आर मुंकर्स बुक है, वो थोड़ा सा मतलब उसका राइटिंग अच्छा खासा है, तो आपको वो मतलब ये सारी बुक्स आप रेकमेंड कर सकते हो इंटरव्यू में, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते। लेकिन इंटरव्यू में जब आप देने जाओगे आफ्टर क्रैकिंग रिटन एग्जाम सी नेट और गेट, तो आप कोशिश कीजिए कि फॉरेन ऑथर बुक वाली जो अच्छी बुक होती है उनका नाम लीजिए, ताकि सामने वाले का एक इम्प्रेशन रहे। क्योंकि आईआईटी एनआईटी वगैरह में अच्छी बुक्स का एक मतलब अच्छा इंप्रेशन रहता है अगर कोई बंदा उस बुक से प्रिपेयर कर रहा है तो आप उन बुक्स का नाम लीजिए। और कंटेंट आपको जैसे प्रिपेयर करना है इंटरव्यू के लिए आप कीजिए, वो अलग बात है, लेकिन अच्छी बुक्स के नाम लेना आपको पड़े, सो दैट इज़ समथिंग इक्वली इम्पोर्टेंट। तो जब आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तब एक चीज़ बहुत ज़्यादा अहमियत रखेगी कि आप दूसरों से कितना आगे जाने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि हम सब कंपटीशन में हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर हमें कोई चीज़ ज़्यादा मतलब पता है किस चीज़ में अच्छा नॉलेज है, तो वो हेल्प करेगा हमें। जैसे कि मैं गेट के लिए स्पेसिफिकली बता देता हूँ, कुछ कुछ टॉपिक्स है जो ज़्यादा लोग प्रिपेयर नहीं करते, अगर आप प्रिपेयर करोगे तो उसमें आपका अपर हैंड रहेगा एग्ज़ाम में। तो वो है जैसे कि हमारा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में एप्लीकेशन ऑफ रेसिड्यूज, और लीनियर अलजेब्रा में ग्राम स्क्यूट ऑर्थोगोनलाइजेशन प्रोसेस। तो नेट से थोड़ा सा ज़्यादा चीज़ें हैं मैं बता रहा हूँ जो अभी आपको। और मॉडर्न अलजेब्रा में है वो ग्रुप एक्शन वगैरह, बहुत ईजी है, ज़्यादा दिक्कत नहीं। लेकिन आप प्रिपेयर करोगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे, और क्योंकि ज़्यादा लोग प्रिपेयर नहीं करते, तो आपको कर लेना चाहिए ये सब प्रिपरेशन। और फिर इसके बाद आता है जैसे ओडीपीडी में हो गया सीरीज सॉल्यूशन अराउंड ऑर्डिनरी पॉइंट, सिंगुलर पॉइंट, फ्रोबेनियस मेथड, और बेसल्स और लेजेंडर इक्वेशन, ये सब बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगा गेट में। और आता है जैसे कि पीडी में वैसे भी आ गया लाप्लास ट्रांसफॉर्म और फोरियर सीरीज, फोरियर ट्रांसफॉर्म। ये सारी चीज़ें ना आपको करके ही जाना पड़ेगा एग्ज़ाम में, तब तो ही आपका ज़्यादा अच्छा रहेगा। और टोपोलॉजी मैट्रिक स्पेसेस का भी हल्का फुल्का नॉलेज रहना चाहिए, तो इससे मतलब आपको मतलब रैंक वन तक भी आप ला सकते हो ऐसे अगर पढ़ के जाओगे। तो ये तो एक अहम स्ट्रेटेजी है आपके लिए। अच्छा, एक और चीज़, जैसे कि आपके अकॉर्डिंग आपने टेस्ट सीरीज़ कहाँ से ली थी, या आपके अकॉर्डिंग आपको क्या लगता है कि टेस्ट सीरीज़ या मॉक टेस्ट देना कितना इम्पोर्टेंट है? और या फिर हम जैसे व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर आजकल तो ऐड होते हैं ऑलरेडी, CSIR नेट या IIT जेम गेट से रिगार्डिंग जितने भी होते हैं, जहाँ काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी रेगुलर बेसिस पे क्वेश्चन डिस्कस कर रहे होते हैं, तो क्या आप वहाँ पर इन्वॉल्व रहते थे या नहीं? और मॉक टेस्ट का भी बताइए साथ में कि आपने कितने मॉक टेस्ट दिए थे? यार किसी का मॉक टेस्ट नहीं लिया था, आपको ज़रूरत भी नहीं है मॉक टेस्ट। आपके पास मतलब जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, अगर आप उनको दिल से लगा रहे हो, अच्छे से लगा रहे हो मेहनत करके, और खुद से लगाने की ट्राई करो। दूसरों की हेल्प मतलब लेना चाहिए दूसरों की हेल्प, लेकिन वो तब लेना चाहिए जब आपने बहुत ज़्यादा ट्राई किया और नहीं हो रहा, तब लेना चाहिए। नहीं तो खुद से बहुत मतलब एंड तक कोशिश करो कि आपसे ही बन जाए वो क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस आपके लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखेगा एग्ज़ाम में। उसके लिए आपको क्या करना है, टेलीग्राम व्हाट्सएप में बहुत सारे ग्रुप्स हैं जहाँ पर हर एक मतलब कोई ना कोई पूछ लेता है, हर दिन पूछ लेता है डाउट्स। तो उनमें आपको नए नए क्वेश्चंस मिलेंगे, अब उनके डाउट आप सॉल्व कर रहे हो तो वो आपसे एक्सप्लेनेशन पूछेंगे, तो जब आप एक्सप्लेन करोगे तो आपकी चीज़ें और ज़्यादा डेवलप होगी, कॉन्सेप्ट्स वगैरह। अगर आप इनकेस वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो कोई और कर रहा है, तो उसका मेथड से आपको कुछ नई चीज़ें पता चल रही है। तो ये ग्रुप में एक जो डिस्कशन होता है दैट इज़ एसेंशियल इंपॉर्टेंट। सिर्फ प्रिपेयर करने से नहीं होगा, फिर खुद से सॉल्व करने से नहीं होगा, आपको ग्रुप में लोगों के डाउट्स सॉल्व करना है और खुद के डाउट पोस्ट करके लोगों की सॉल्यूशंस अप्रोच आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। ओके, इसका मतलब व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर भी एक्टिव रहकर हम अपने डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स के कॉन्सेप्ट्स को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। क्योंकि हम जो क्या है कि मॉक टेस्ट देते ही सिर्फ इसलिए हैं कि हमारे पास सारे सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन एक साथ इकट्ठे हो जाएं, क्योंकि जब हम तैयारी करते हैं तो मान लीजिए अभी हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ रहे हैं, तो उसी के जो क्वेश्चंस हैं
वो हम प्रैक्टिस करते हैं, बट मॉक टेस्ट या व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर क्या होता है, आपको पता ही नहीं होता कि सब्जेक्ट का क्वेश्चन आने वाला है। तो एक तरीके से आपके सारे सब्जेक्ट सारे एक ही साथ रिवाइज हो जाते हैं, ठीक है। तो इसके बाद है क्लास हम ये जानना चाहेंगे कि एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करते हुए क्या कुछ आपकी स्ट्रेटेजी थी, स्पेशली CSIR नेट के अंदर। क्या आपने पार्ट बी को पहले अटेम्प्ट किया या पार्ट सी को, या फिर एप्टीट्यूड वाला पार्ट डेट इज़ पार्ट ए को आपने सबसे पहले एग्ज़ाम के अंदर अटेम्प्ट किया? एग्ज़ाम में आपको कैसे बनाना है स्ट्रैटेजी, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो जो 3 घंटा है ना, वो डिसाइड करेगा कि आपको कहाँ जाना है आगे। आपने कितना प्रिपेयर किया वो डिसाइड नहीं करेगा, वो 3 घंटा डिसाइड करेगा जो आप एग्ज़ाम में बैठ के देंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, पहले मेंटली और फिजिकली हेल्दी रहना है। जब एग्ज़ाम आता है तो डर लगता है, एक चैलेंजिंग फील होता है, तो उस फेज़ में अपने आप को काम रखना है और अच्छी फूड्स वगैरह खाना है, जैसे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, हेल्थ की इश्यूज़ ना हो। फिर एग्ज़ाम में बैठने के बाद सबसे बेहतरीन स्ट्रैटेजी हमारा ये रहता है, जो ज़्यादा नंबर्स के क्वेश्चंस होते हैं उनको हमें पहले लगाना पड़ेगा। जैसे कि CSR नेट में पार्ट सी के क्वेश्चंस हैं, तो उनको मैं पहले लगाऊंगा। अगर उनको पहले ना लगा रहा हूँ तो दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि अगर वो लास्ट में रहेंगे ना तो क्वेश्चंस लेंथी होते हैं, सॉल्व नहीं होते हैं, टाइम का प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। मतलब ये एक गैम्बलिंग होता है खुद की लाइफ में। तो आपको पार्ट सी का क्वेश्चन पहले बनाना पड़ेगा पार्ट बी से। आप चाहो तो पार्ट ए को पहले निपटाओ या फिर पार्ट ए को लास्ट में निपटाओ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन पार्ट सी से सी को पहले बनाना पड़ेगा आपको बिफोर पार्ट बी। ये आपका हमेशा हर एक एग्ज़ाम में इस स्ट्रैटेजी से आप जाएंगे तो हो जाएगा। और एग्ज़ाम में और एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि जो भी आप मतलब जो भी क्वेश्चन आपसे इनकेस नहीं हो रहा है तो उसको छोड़िए और आगे बढ़िए। उसके 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 पास बाद में आप आ सकते हैं उसको सॉल्व करने के लिए। लेकिन अगर आप लगे हुए हैं उस क्वेश्चन में तो फिर भाई काम हो जाएगा आपका, मतलब काम होने से रहा, आपका नहीं होगा कुछ भी। तो ये नहीं करना है, और किसी भी क्वेश्चंस को अपने दिल पे नहीं लेना है कि यार ये तो मेरे फेवरेट एरिया से है और इसको ही मैं लगाऊंगा चाहे टाइम जितना गुजर जाए। तो इसमें आपका ही नुकसान है इसमें, तो ये नहीं करना है। और सिमिलरली गेट में भी वही चीज़ है कि अभी गेट में जैसे आगे क्या होता था कि नंबरिंग वाइज क्वेश्चंस हमें पता चल जाता कि ये क्वेश्चन 1 नंबर के हैं, वो क्वेश्चन 2 नंबर के हैं, तो हम उस हिसाब से कर सकते हैं। लेकिन अभी क्या हो रहा है, अभी सफल्ड होकर आ रहा है, मिक्स होकर आ रहा है क्वेश्चन, तो हमें ढूंढना है। लेकिन उसमें भी स्ट्रैटेजी वही है कि 2 नंबर के क्वेश्चंस हमें पहले बनाना है बिफोर 1 नंबर। ये मेरा खुद का स्ट्रैटेजी था, क्योंकि भाई 2 नंबर की क्वेश्चन और 1 नंबर क्वेश्चन आपको इक्वली मेहनत कराएगी गेट में, तो क्यों ना 2 नंबर के क्वेश्चंस कर लिया जाए और ज़्यादा मार्क्स बटोर लिया जाए। तो ये हमें हर एक एग्जाम में आपको ये स्ट्रैटेजी फॉलो करना है कि ज़्यादा मार्क्स वाले क्वेश्चंस को आपको बनाना है। सो विश यू ऑल द बेस्ट इन योर फ्यूचर, और आप सारे एग्ज़ाम्स क्रैक करें और अच्छे से मेहनत करें, और एग्ज़ाम की स्ट्रैटेजी सबसे अहमियत है, उसको अच्छे से आप फॉलो करें। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सो मच, एंड आई होप जो भी स्टूडेंट्स इसको देख रहे हैं उन्हें बहुत ही ज़्यादा ये वीडियो बेनिफिशियल लगी होगी, क्योंकि तो पर्सनली इस वीडियो से बहुत ही ज़्यादा बहुत ही कुछ सीखने को मिला है। तो आपके भी जो फ्रेंड्स हैं CSIR नेट या गेट की तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, ताकि उन्हें भी पता चल जाए कि कौन कौन सी बुक्स हैं, या हर चीज़ जो भी इन्होंने अभी वीडियो के अंदर शेयर की, एक एक चीज़ ही ऐसी थी जो आपके लिए कहीं ना कहीं प्रिपरेशन के अंदर हेल्पफुल रही होगी। ठीक है। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट वीडियो होगी वो AIR 77 जो हैं उनका हम पूरा जर्नी शेयर कर रहे होंगे, उन्होंने कैसे अपनी प्रिपरेशन की। तो अगर आप हमारे इस तरीके की जो वीडियोस हम डाल रहे हैं उससे आपको अगर कुछ भी सीखने को मिल रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। Thank you so much and all the very best for your preparations. Have a nice day.